प्यारे बच्चों, आज इंग्लिश की जो हमारी क्लास है इसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही जो ग्रामर का हमारा सेशन है, जो हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये जो अपना सेशन स्टार्ट किया जा रहा है लर्न इजी इंग्लिश और विद महेंद्र सर, कलम से क्रांति हमारा जो बैच है, यहाँ पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है और लिटरेचर और वर्ब ओकैब, इन तीनों चीजों को कवर करने का हमने जो बात पिछली क्लास में किया था, आज उसी पर कुछ बातें कुछ चर्चाएं आगे होंगी, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारी क्लास है वो इसमें नरेशन ग्रामर पोर्शन की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस, इन चारों चीजों पर चर्चा करनी है। और बेसिक हमारी जो ग्रामर होती है वो इन्हीं चार चीजों पर है डिपेंडेंट, और इसी में कुछ और हमारी जो इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हैं, और इन सब चीजों को बीच बीच में जहां पर आता रहेगा उस तरीके से हम उसको यूज करते रहेंगे। एक चीज और, हमारा जो ये एक टॉपिक दिख रहा है नरेशन, ये बेटा क्लास 9th के बच्चे हों या आप 10th में हो या आप 11th में हो और या फिर आप 12th में बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे हों, तो सभी के लिए ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नरेश ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है, क्योंकि नाम तो बहुत छोटा सा है ट्रांसफॉर्मेशन, और लेकिन ये अपने अंदर में 4-5 चैप्टर को इंक्लूड किए हुए है। आप हाई स्कूल की बात करेंगे, हाई स्कूल में और 9th में जिस तरीके से आप देखते हैं कि जो वॉइस होता है, वॉइस एक चैप्टर के रूप में होता है, यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सीखना है, जो कि एक बड़ा चैप्टर बन जाता है, ठीक ठाक चैप्टर बनता है, जो ग्रामर में एक अच्छे समझ हमारी विकसित करता है, और इस तरीके से हम लिटरेचर पोर्शन को भी काफी मजबूत कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में किन किन चीजों को पढ़ना है हमें। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का इंटरचेंजिंग करना हमें सीखना है। और इसके बाद में इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का इंटरचेंजिंग करना, वो भी किसके आधार पर, तो बेस्ड ऑन सेंस, भाव के अनुसार। जैसे कि हम जानते हैं कि भाव के अनुसार जो हमारे वाक्य होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी, ये 5 सेंटेंस आते हैं। इन्हीं के साथ हमारा जो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस होता है, और वो भी किस पर, बेस्ड ऑन सेंस, ये यहाँ पर कवर होगा। दूसरी चीज क्या होगी, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर, बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से वाक्य, जिसमें आता है बेटा सिंपल सेंटेंस, कौन कौन सा होता है बेटा, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये 3 सेंटेंस होते हैं स्ट्रक्चर के बेस पर। और बात करेंगे हम इंटरचेंजिंग ऑफ डिग्री, डिग्री का कंपैरिजन, जिसमें हमें पॉजिटिव डिग्री सीखना है, कंपैरेटिव डिग्री सीखना है और सुपरलेटिव डिग्री, और इन सभी का आपस में इंटरचेंजिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव कैसे बना सकते हैं, और या फिर इन्हीं का आपस में अपोजिट कैसे कर सकते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे हम सीख सकते हैं, और रिमूवल और एडिशन ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को जोड़ना या फिर हटाना, दोनों चीजें हमारे चैप्टर में है और हमारे सिलेबस में भी है 11th 12th में। तो इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे, और इस तरीके से हमारा एक अच्छा खासा जो ग्रामर का एक प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और काफी ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके बाद में क्या है, हम अगर इनको देखेंगे तो आप लोग इस पूरा सिलेबस ग्रामर में जो जो पढ़ना है इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आगे हम फिर बढ़ते हैं। देखिए हमारे जो वॉइस मतलब पूरे ग्रामर पोर्शन में जो वॉइस चैप्टर है, इंटरचेंजिंग ऑफ वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ये आप बेटा जानते होंगे कि 9th क्लास में, यहाँ तक कि 8th क्लास में, आप अगर सीबीएसई से हैं तो 6th क्लास से ही पढ़ाया जाने लगता है, थोड़ा बहुत पढ़ाया जाने लगता है, फिर उसके बाद में 8th में तो काफी कंपलसरी हो जाता है। 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी हिंदी मीडियम विद्यालय में पढ़ रहे हो या फिर वो किसी यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में हो या सीबीएसई में हो, सभी के लिए ठीक ठाक चैप्टर माना जाता है। और इसमें हम इनको क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। और इसमें क्या है बेटा, इंटरचेंजिंग ऑफ वॉइस, वॉइस का किस तरीके से इंटरचेंजिंग करेंगे। वॉइस
वॉइस को हिंदी में हम नाम देते हैं वाच्य का नाम देते हैं, हिंदी में इसको क्या कहा जाता है, वाच्य। आप लोग जानते होंगे वाच्य का क्या मतलब है, किसी चीज को प्रोनाउंसिएट करना, उच्चारण करना, है ना। तो वाच्य का मतलब यहां पर है क्या, उच्चारण, उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएट करना। प्रोनाउंसिएट करना, तो ये हमारा क्या है, जो वॉइस का हिंदी मीनिंग है वाच्य है, और वाच्य का अर्थ होता है उच्चारण करना। अगर हम देखेंगे वाच्य है क्या, तो वाक्य में, किसी भी वाक्य में कर्ता जिसे हम डूअर कहते हैं, या इसी को हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, या इसी को हम उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो उद्देश्य हो, कर्ता हो, सब्जेक्ट हो, डूअर हो, सारी बातें एक ही हैं। किसी भी वाक्य में कर्ता तथा कर्म यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की जो प्रधानता होती है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में इंफेसिस किसका है, सब्जेक्ट का है या ऑब्जेक्ट का है, इसी के आधार पर अगर हम देखें के अनुसार बेटा वॉइस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, वॉइस दो प्रकार का होता है। और कौन कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जो हमारा एक्टिव वॉइस है एक प्रकार है वॉइस का, और पैसिव वॉइस है जो सेकेंड टाइप है। तो यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ही चीजें हैं जिनको हमें सीखना है, और हमें यह सीखना है कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। और अब एक बात और समझें, जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता की प्रधानता होती है, और इसीलिए कर्ता प्रधान होने के नाते इसे कृतवाच्य हिंदी में कहा जाता है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होने के कारण इसे कर्मवाच्य कहते हैं। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता कृतवाच्य, और पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता तो उसे कर्मवाच्य कह दिए। ये हमारा जो है इसका एक नॉमेनक्लेचर अगर हम कह सकते हैं, इसका नामकरण किस तरीके से किया गया ये है। अब हम देखेंगे कि इन्हीं सारी चीजों को किस तरीके से एक सेंटेंस में कवर कर सकते हैं, कैसे हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जैसे एक सेंटेंस में दूंगा, एक सेंटेंस में यहां पर बताने चल रहा हूं, और उसका एक्टिव भी आप लोगों को बताया जाएगा और पैसिव भी, और इसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। देखिए यहां पर एक टॉपिक हमारा लिखा गया है, एक सेंटेंस है, मान लीजिए रमन इज कुकिंग फूड इन द किचन। एक सेंटेंस है बेटा, इसमें एक चीज आप लोगों को बहुत जरूरी होगा बेटा ये जानना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी शब्द की क्या है। कोई वर्ड आया तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच आप समझ पाए। पार्ट ऑफ स्पीच की एक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको हो जाती है तो उसमें आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं, जैसे सब्जेक्ट, जैसे वर्ब, और या फिर ऑब्जेक्ट है, या फिर प्रेपोजिशन है, तो इन चीजों की आप पहचान कर पाएंगे। एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, इन सब चीजों को, कंजंक्शन है, तो इन सब चीजों को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच की समझ होगी तो। ठीक, अब आते हैं हम क्या बेटा, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एक सेंटेंस दिया गया है जो कि एक्टिव वॉइस में है, कैसे एक्टिव वॉइस में है और इसका पैसिव क्या होगा, ये दोनों चीजें आप लोगों को अभी क्लियर की जाएंगी। यहां पर लिखा गया है रमन इज कुकिंग फूड, रमन इज कुकिंग फूड इन द किचन, ये सेंटेंस है हमारा। यहां पर हम देख रहे हैं कि क्या कोई कार्य हो रहा है, क्या कोई कार्य या कोई वर्क हो रहा है या नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसे कोई भी शब्द जो किसी एक्शन को, कोई एक्शन, अगर कोई एक्शन बेटा रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड आ जाएगा तो एक्शन रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ऐसे कोई शब्द हों जिनको जिनका प्रयोग करने पर किसी भी सेंटेंस में या कहीं पर भी कार्य का बोध होने लगे, कार्य का बोध होने लगे, किसी काम का बोध होने लगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड्स। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। या हम एक दूसरा नाम देते हैं, एक्शन वर्ड्स ना बोल करके
इन्हीं को हम डूइंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ये हमारी जो चीज है इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है, इस सेंटेंस में अगर हम किसी कार्य की बात करेंगे तो हमें लगता है कि जो रमन इज, रमन है कोई लड़का, वो कुकिंग कर रहा है। कुकिंग का मतलब होता है भोजन पकाना, और फूड इन द किचन। तो रमन कुकिंग कर रहा है, और कहां पर, तो बेटा किचन में। और इसके बाद में तो हम यहाँ पर वर्ब कह सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी क्या है, वर्ब है। ये हमारी क्या है, वर्ब है, और ये बेटा वर्ब है। दूसरी बात ये है कि अगर हम बात करें इस काम को कर कौन रहा है, हम बेटा क्रिया जो अगर हम पहचान गए, अगर हमें क्रिया पहचान में आ गई तो तुरंत हम पता करें कि इसको कर कौन रहा है, यानी कि कुकिंग करने का काम कर कौन रहा है। तो हम देखेंगे कि रमन कुक कर रहा है। जो काम को कर रहा होगा बेटा वही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये बेटा रमन यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्ता, या हम कह सकते हैं डूअर। जो काम को करता है उसी को हम सब्जेक्ट या कर्ता कह सकते हैं। और किसी भी वाक्य में जो क्रिया में आप हु से रिप्लाई कर, क्वेश्चन कर दीजिए, उसका जो रिप्लाई आएगा, रिप्लाई ऑफ हु, रिप्लाई ऑफ हु यानी हु का जो उत्तर होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, सब्जेक्ट का नाम देते हैं। जैसे खाना पकाया, तो कौन खाना पकाया, या किसने खाना, हाँ देखो बेटा हु को हम कौन भी कह सकते हैं या किसने भी कह सकते हैं, कौन या किसने। तो अगर किसी भी वाक्य में जो क्रिया आई होगी अगर उसमें कौन या किसने लगा देंगे तो इससे हमारा क्या होगा, वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या, सॉरी, कौन या किसने से प्रश्न करते हैं, हु से क्वेश्चन करते हैं, जो उत्तर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। क्लियर, हमें सब्जेक्ट पता चल गया इस वाक्य का, इस वाक्य की क्रिया पता चल गई है, और अब हमें पता करना है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि पैसिव वॉइस उसी वाक्य का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस क्रिया, उसके साथ में लगी क्रिया इंट्रांसिटिव कहलाती है, और इंट्रांसिटिव क्रियाओं का पैसिव नहीं बनता है। इस तरीके से हम क्या करेंगे आगे, इसको हम मिटाते हैं, और सब्जेक्ट, वर्ब, और अब हम पहचानेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। अब यहां पर बेटा हम ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। पता है हमें कि ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें पता है कि ये हमारी क्रिया है, वर्ब है, और बेटा इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आप क्या या फिर किसे, क्या या किसे से प्रश्न कर दीजिए। क्या या किसे से, जैसे रमन इज कुकिंग, रमन पका रहा है, तो रमन क्या पका रहा है, फूड, उत्तर मिल गया फूड। अगर हम कहते रमन किसे पका रहा है, अगर कोई उत्तर मिलता तो वो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ कोई किसे पका रहा है ऐसा तो है नहीं कि किसी लड़के को पका रहा होगा, तो ऐसा तो उत्तर आएगा नहीं। किसे का यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया, लेकिन क्या का तो रिप्लाई आ रहा है ना। तो क्या या किसे दोनों से ही प्रश्न करेंगे, उत्तर जो मिलेगा उसे हम कर्म कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये हमें पहचानना बेटा जरूरी है। अगर हमें ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया और सब्जेक्ट और वर्ब ये तीनों चीजें आ गई तो पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है आपके लिए, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं इसको। क्या और किसे से प्रश्न करेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज द रिप्लाई ऑफ, ऑब्जेक्ट इज द रिप्लाई ऑफ व्हाट, होम। व्हाट एंड होम का जो रिप्लाई होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी वाक्य में व्हाट एंड होम से क्वेश्चन करिए, जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। रमन पका रहा है, क्या पका रहा है, फूड। रमन इज कुकिंग, व्हाट कुकिंग, क्या पका रहा है, तो उत्तर मिलेगा फूड। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ पा रहे हैं, क्या हम किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी भी वाक्य की क्रिया और किसी भी वाक्य का ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं? अगर हाँ तो हम ये कह सकते हैं हु का रिप्लाई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। एक्शन वर्ड्स, एक्शन, या फिर हम कह सकते हैं डूइंग वर्ड्स जो होते हैं, सॉरी डूइंग वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, डूइंग वर्ड्स को ही हम वर्ब कहते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये व्हाट और होम का रिप्लाई होता है। व्हाट एंड होम का जो रिप्लाई होता है उसे हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी सेंटेंस की बात करेंगे,
बेटा अगर हम इसी सेंटेंस की बात करेंगे और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि दिए गए वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो बेटा कहाँ है, वाक्य में सबसे आगे लिखा गया है। और ऑब्जेक्ट को देखेंगे, देखिए एक्टिव और पैसिव की जो क्लासिफिकेशन है या उसको निर्धारित किया गया है वो इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है, इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड है। अगर सब्जेक्ट को हम आगे कर रहे हैं, उसको प्रधान बना रहे हैं, वाक्य पर सब्जेक्ट का इंफेसिस ज्यादा है तो उसे हम सब्जेक्ट प्रधान वाक्य या फिर एक्टिव वॉइस कहेंगे। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ऑब्जेक्ट को आगे करके इस पर इंफेसिस डाला जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि फूड, देखिए पैसिव बना रहे हैं हम, कैसे बनेगा वो हम अभी बाद में देखेंगे, उसका तरीका उसका रूल क्या है वो बाद में देखेंगे। एक पैसिव में बना दे रहा हूं, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय रमन इन द किचन। ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा जो पैसिव वॉइस है ये इस तरीके से बना। अगर हम देखेंगे एक्टिव वॉइस को तो इसमें सब्जेक्ट को आगे किया गया, पैसिव वॉइस को देखेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट को आगे कर दिया गया है। यानी कि यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट पर इंफेसिस है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर इंफेसिस है। जहां पर जिस तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसी तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस बन जाता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्टिव और पैसिव आपस में इन दोनों का ट्रांसफॉर्म करते हैं या इंटरचेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव हम किस तरीके से बना सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट है, आते हैं सेंटेंस पे। और सेंटेंस से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कि वॉइस में कब कब वॉइस का चेंजिंग होता है और चेंज होता है तो किस तरीके से चेंज होता है, इन सारी चीजों को जान लेते हैं। देखिए पहली बात तो आपको यह जानना है कि पैसिव वॉइस उन्हीं वाक्यों का बनेगा जिन वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब होगा। क्या होगा बेटा, ट्रांसिटिव वर्ब। अगर आप कहेंगे कि सर ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या है तो थोड़ा सा हम इस पर समझाना चाहेंगे, अदरवाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर दिक्कतें होंगी। देखिए जैसे कुछ वाक्यों को आपने देखा होगा कि जिसमें व्हाट एंड होम का रिप्लाई आता है और कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें व्हाट एंड होम का रिप्लाई नहीं आता है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अंग्रेजी। क्या का रिप्लाई आ गया, अंग्रेजी। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसा कि मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो मैं क्या जा रहा हूं, तो यहां पर कोई उत्तर नहीं मिला। अगर आपके दिमाग में है कि विद्यालय यहां पर उत्तर मिलेगा तो बेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या का रिप्लाई विद्यालय नहीं होगा, बल्कि कहां से अगर प्रश्न करना होता तब विद्यालय आता। लेकिन हमें कहां से तो प्रश्न करना नहीं है, हमें क्या से प्रश्न करना है या फिर किसे से। तो क्या और किसे का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। और देखिए जो मेन वर्ब होती है बेटा, जो क्या होता है, मेन वर्ब। कोई भी सेंटेंस है उसके जो मेन वर्ब या इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, तो जो प्रिंसिपल वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब, तो मेन वर्ब की बात करें या प्रिंसिपल वर्ब की बात करें, ये बेटा दो प्रकार की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव, क्या होती है, ट्रांजिटिव, सॉरी, एक है बेटा ट्रांजिटिव और दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव। इस तरीके से हमारे ये दो प्रकार होते हैं। मेन वर्ब की दो प्रकार है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये बेटा क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, विद ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब वही है जो विद ऑब्जेक्ट हो, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट ना लगा हो। तो विदाउट ऑब्जेक्ट, ये विदाउट ऑब्जेक्ट है। विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक। क्या कहते हैं, सकर्मक। और इसको क्या कहते हैं, अकर्मक। यानी जिसमें कर्म लगा हो वो सकर्मक है और जिसमें कर्म ऑब्जेक्ट ना लगा हो वो अकर्मक है। जैसे गोइंग, जैसे स्विमिंग, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, इंट्रांसिटिव होते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं ईटिंग, मैं कह दूं प्लेइंग, तो ये सब क्या होते हैं, ट्रांसिटिव होते हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा रहता है। इन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जिन क्रियाओं में मतलब जिन वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब आई होगी, यानी कि सकर्मक क्रिया होगी, क्या होगा बेटा, सकर्मक क्रिया।
अब सकर्मक को अगर आप हिंदी में देखना ही चाहें, कर्म के साथ वाली क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म लगा है, तो सकर्मक क्रिया अगर आती है तो उसका बेटा पैसिव बना सकते हैं, अगर सकर्मक नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बना सकते। पहली बात। आगे अगर इसमें कुछ लोग बोलते हैं बेटा इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें वर्ब इंट्रांसिटिव होगी, उसका पैसिव बना रहेगा, लेकिन बेटा उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया ट्रांसिटिव का पैसिव बनता है, लेकिन अगर इंट्रांसिटिव क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, तो उसका पैसिव नहीं बनता है। अगर बनता है तो उसमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाया जाता है, और प्रीपोजिशन लगा करके इंट्रांसिटिव वर्ब को ट्रांसिटिव में कन्वर्ट करके तभी बना सकते हैं। आगे इसको बताएंगे एग्जाम्पल में। देखिए अब आते हैं हम लोग क्या बेटा सेंटेंस। देखो पहली बात तो ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया जो होगी उसी का पैसिव बनेगा। 8 टेंस है जिनका पैसिव बनता है, 8 टेंस हैं जिनका पैसिव बनता है। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इन तीनों का जो बेटा इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, ये 3 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव बनता है। फिर प्रेजेंट, पास्ट, ये 2 ऐसे हैं जिनके कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है। यहां पर कितने हुए? 2। प्रेजेंट और पास्ट ये 2 टेंस ऐसे हैं जिनके कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनता है। फिर अगर बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और क्या? फ्यूचर, ये फिर 3 ऐसे टेंस आते हैं जिनके परफेक्ट का पैसिव बनता है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये ऐसे ही टेंस हैं जिनका पैसिव बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। माने 4 टेंस ऐसे हैं, 12 में से 4 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, 8 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव बनता है। ठीक, ये बात हमारी जो है वो इस पर है कि किनका पैसे बनेगा और किनका नहीं बनेगा। आगे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि जैसे टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेटा एक कॉलम हम बना लेंगे, एक कॉलम हम बनाएंगे, और इसके बाद में जो हमारी कॉलम होगी, ठीक, आते हैं इस पे। ओहो, मिल जाओ। अब बेटा यहाँ पर आप देखें, ये हमारी एक टेंस की टेबल है कि किनका पैसिव बनता है किनका नहीं बनता है। बनता है तो किस में बनता है? देखिए आप सभी को पता होगा कि टेंस जो है वो आपके कितने हैं? 4 टेंस, सॉरी 3 टेंस हैं, और इन तीनों टेंस में पहला है हमारा प्रेजेंट। पहला क्या है? प्रेजेंट है। दूसरा पास्ट है, और तीसरा फ्यूचर है। प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है,
ये परफेक्ट है और ये परफेक्ट, समझ पा रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे इसको समझ लीजिए। तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। बेटा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का पैसिव बनेगा, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बनेगा और प्रेजेंट के परफेक्ट का भी पैसिव बनेगा, लेकिन प्रेजेंट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। मैंने कहा कि पास्ट का इंडेफिनिट पैसिव बनेगा, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव बनेगा और पास्ट के परफेक्ट का भी पैसिव बनेगा, लेकिन पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनता है और सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट का भी पैसिव बनता है, फ्यूचर के परफेक्ट का भी पैसिव बनता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव नहीं बनता है। ऐसे इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो चार हमारे ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव नहीं बनेगा, और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव बनेगा। तो फिर ठीक है, देख लेते हैं। बेटा आपको पता होगा कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई भी क्रिया में अगर हेल्पिंग वर्ब वगैरह देखेंगे आप, डू या डज, डू या डज लगा हो, या फिर बेटा मेन वर्ब में यस या ईएस लगा हो, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हो, बेस फॉर्म आई हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये किसके हो, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो ये हमारी होती है प्रेजेंट की इंडेफिनिट टेंस। पहचानना कैसे सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तीन ही केस में आ सकता है, या तो मेन वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगी हो, या फिर मेन वर्ब की बेस फॉर्म में बेस फॉर्म आई हो लेकिन उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब ना आई हो, ऑक्सिलरी वर्ब ना आई हो, या फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लगा हो। तीन केस बनते हैं इसका। अगर तीन केस बनते हैं बेटा तो इसको हम चेंज करेंगे, इज में पैसिव बनाएंगे तो या तो इज में चेंज होगा, या तो एम में, या फिर आर में। प्लस पैसिव वॉइस बनाते समय जो वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, उसका हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे बेटा, सभी को पता है कि कॉन्टिन्यूअस कभी भी होगा तो आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन फॉर्म की बात हम नहीं करेंगे। हम बात करें किसकी? हम बात करते हैं इज, एम, आर, यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है एक्टिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर लगता है और प्लस उसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगी रहेगी। पैसिव बनेगा तो इज, एम, आर प्लस इनके साथ में बीइंग जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? बीइंग, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करेंगे अगर परफेक्ट की, तो जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट का परफेक्ट हैज या हैव लगा होता है, और एक अच्छी बात है कि इसमें थर्ड फॉर्म भी लगा होता है, क्योंकि चीजें परफेक्ट होती हैं तो वो थर्ड फॉर्म में हो जाती हैं। अब एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस अगर हैज है प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा ये किस में बदलेगा? हैज, हैव, हैज, हैव प्लस बीन, मतलब हैज बीन या हैव बीन, प्लस क्या लगेगा बेटा? थर्ड फॉर्म। यानी परफेक्ट ही एक ऐसा टेंस है, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें एक्टिव में भी थर्ड होता है, पैसिव में भी थर्ड होता है। और बाकी सब में आपने देखा होगा कि अलग अलग फॉर्म, एक्टिव में अलग, पैसिव में थर्ड, एक्टिव में अलग, पैसिव में थर्ड, इस तरीके से होता है। पास्ट की अगर हम बात करेंगे बेटा, पास्ट के इंडेफिनिट की बात करेंगे, तो इसमें या तो बेटा डिड लगा होगा प्लस वी फर्स्ट लगी होगी, या फिर तब ये एक्टिव वॉइस में है, या फिर वी सेकेंड, अगर कहीं भी वी सेकेंड आ गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो भी इसको हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। अब बेटा ये किसमें है? सॉरी, कहीं मिस हो गया शायद। अगर पास्ट का टेंस अगर हमें पहचानना है तो डिड प्लस वी फर्स्ट लगा होगा तो पैसिव, तो पास्ट का इंडेफिनिट है, और या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होगी तो पास्ट का इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसका पैसिव बनाना चाहेंगे तो ये चेंज होगा वाज में या फिर वर में, और वाज वर प्लस क्या लगेगा बेटा? थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी वाज वर लगा होता है। क्या लगा होता है? वाज वर एक्टिव वॉइस में ही लगा होता है, प्लस आईएनजी फॉर्म लगी रहती है। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सेम इसी के जैसे, जैसे यहाँ इज एम आर लगा था तो इज एम आर लगा करके हमने बींग जोड़ा, वैसे वज वर लगा है तो हम क्या कर देंगे? वज या फिर वर लगा देंगे और प्लस क्या जोड़ देंगे? बींग। ये हमारी बेसिक क्लास है,
और प्लस इसमें क्या करेंगे बेटा, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हमारा रूल का बेसिक क्लास रहेगा बेटा। इसमें सेंटेंस बहुत कम करवाए जाएंगे, सेंटेंस हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करवाया जाएगा। अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस में, अगर मान लो पास्ट का परफेक्ट टेंस आ गया, तो इसमें आप जानते होंगे कि ज्यादातर दो दो टेंस होते हैं, एक फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, एक पास्ट परफेक्ट हो जाता है। जो भी होगा, या तो बेटा हेड लगा होगा या तो डिड लगा होगा, दोनों ही बातें आ सकती हैं। फिलहाल अगर हम हेड की बात करते हैं, बदलता है हेड बीन में, हेड बीन में, और इसके साथ में क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय। ये किसकी बात हम कर रहे हैं, पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं। और इसके बाद में हम अगर फ्यूचर की बात करेंगे, तो फ्यूचर में बेटा सहायक क्रिया इंडेफिनिट में लगती है विल या शैल। मैं फ्यूचर की ही बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, चाहे वो विल है, शैल है, कुछ भी है, 14 मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, यूज्ड टू, ऐसे ही है। तो अगर इनकी हम बात करेंगे, तो ये जो हमारी 13 ऑक्सिलरीज हैं मॉडल में, तो इन 13 के साथ में हम क्या जोड़ेंगे बेटा, पैसिव बनाने के लिए बी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, बी। आप अगर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेट होइए, तो आपको पता चलेगा कि बी का मतलब क्या होता है। बी का मतलब इज होता है, आई एम होता है, या फिर आर होता है। इसका मतलब वाज वर भी होता है, वाज या फिर बेटा क्या, वर। इसका मतलब बी के अंतर्गत बी भी खुद आ गया। इसका आईएनजी फॉर्म अगर कहेंगे बीइंग आता है, इसका थर्ड फॉर्म कहें तो बीन आता है। और बेटा ये ऐसा बी एक ऐसा फैक्टर है, आप कह सकते हैं ऐसी क्रिया है जो पैसिव में कंपलसरी है, कहीं ना कहीं बी का प्रयोग जरूर हुआ रहेगा। जैसे हम इसकी बात करेंगे, तो यहाँ देखो इज एम आर आया, ये भी बी है। यहाँ पर इज एम आर बीइंग आया, तो ये भी बी है। यहाँ हैज हैव के साथ में बीन लगा, वो भी बी का ही सदस्य है। यहाँ पर वाजवर लगा, ये भी बी के अंतर्गत आता है। वाजवर बीइंग आया, वो भी बी है। हेड के साथ में बीन आया, वो भी बी है। विल सेल के साथ में भी बी लगा, तो आप देख ही रहे हैं कि बी आया है। कहीं ना कहीं पैसिव बनाने के लिए बी जरूरी होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो, आई होप समझ पा रहे होंगे। आते हैं आगे। देखिए, अगर विल सेल आया होगा तो उसका पैसिव बनाने के लिए बेटा देखो, विल सेल कोई भी मॉडल ऑक्सिलरीज होती है, एक्टिव वॉइस में ये बेस फॉर्म लगता है। क्या लगता है, बेस फॉर्म। लेकिन जब हम पैसिव की बात करेंगे, तो ये इसके साथ में विल बी या फिर क्या बेटा, सेल बी, और इसके साथ में लगेगा बेटा थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। इसका बनता नहीं है, इसमें विल हैव सेल हैव होता है। क्या होता है, विल हैव या फिर सेल हैव, सेल हैव ये है, और इसके साथ में थर्ड फॉर्म। आप क्या करिएगा, इन्हीं विल सेल हैव के साथ में, यानी विल हैव के साथ में आप क्या जोड़ दीजिएगा, बीन। सेल हैव के साथ में आप क्या जोड़ दीजिएगा, बीन, प्लस क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आपका टेंस का पैसिव वॉइस पूरा क्लियर है कि कौन सा टेंस किसमें बदलता है, और काफी अच्छे से इसको आप समझ सकते हैं। क्लियर है। आप चाहें, हम चाहेंगे कि इसको आप लोग नोट कर लें, और एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं हम लोग बेटा पैसिव बनाना सीखेंगे एक सेंटेंस के माध्यम से, जैसे दिया गया, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। अगर इस तरीके से सेंटेंस दिया गया, तो बेटा हमें समझना है कि यहाँ प्लेइंग रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्रिया की, तो ये आपकी वर्ब है, इसको हम क्या नाम देंगे, वर्ब का नाम देंगे। ये हमारी क्रिया है। और अगर हम बात करेंगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आगे देखते हैं, ये डूअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डूअर, जिसे जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर क्या क्या खेल रहे हैं, हॉकी। ये जो उत्तर मिलेगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं, कर्म का नाम देते हैं। दूसरी बात क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए, पैसिव बनाने के लिए हम करेंगे क्या, पैसिव बनाने के लिए तीन चार चीजों की जो बेहद जरूरत होती है, यही होती है। पहली चीज, एक्टिव वॉइस का, जो एक्टिव वॉइस है और जो पैसिव वॉइस है, इसमें केवल मैंने जो सबसे पहले बताया कि प्रधानता की बात होती है, कौन आगे रहेगा,
यहाँ पर सब्जेक्ट आगे है, हम क्या करेंगे पैसिव में ऑब्जेक्ट को आगे कर देंगे। ऑब्जेक्ट है हॉकी, आगे आएगा क्या हो जाएगा बेटा, हॉकी। क्या हो जाएगा, हॉकी। अब एक गेम का नाम है तो ये सिंगुलर है। यहां पर आप देख रहे हैं कि इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म कहीं ना कहीं प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब इसका पैसिव बनेगा, और बनेगा तो फिर किस में बदलेगा, इज एम आर बीइंग में बदलेगा। तो हॉकी के लिए भले ही यहाँ पर आर लगा था, लेकिन हॉकी एक गेम का नाम है। ये और ये यहाँ पर जो आर लगा था वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग लगा था, पुराने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अब हमारा नया सब्जेक्ट कौन बन रहा है, ये हॉकी बन रहा है। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज बीइंग लगेगा। हॉकी इज बीइंग, एक वचन है इसीलिए इसके साथ में इज बीइंग लगा। अगर ये प्लूरल होता तो आर बीइंग लग जाता, जैसा चिल्ड्रन था प्लूरल, चिल्ड्रन कई बच्चे, तो इसका मतलब आर लगा वहां पे। उसी तरीके से हॉकी सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगी क्रिया। तो हॉकी इज बीइंग। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है बेटा प्लेड, क्योंकि हमने बताया पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगाएंगे, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हॉकी इज बीइंग प्लेड, और इसके बाद में क्या है, बाई, किसके द्वारा। अब देखो बेटा हमारा पहला रूल होता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना करके आगे ले आओ, पहला तो तरीका। दूसरा तरीका यह है कि हमने टेंस के अकॉर्डिंग नई सहायक क्रिया लगा दी जो जिसमें बदलने वाला है। थर्ड रूल ये कहता है कि जो क्रिया लगी हो उसका थर्ड फॉर्म लगा दो, थर्ड रूल थर्ड फॉर्म। फोर्थ रूल ये है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बाई, हालांकि हर बार बाई नहीं लगता है, कई बार टू भी लगता है, एट भी लगता है, इन भी लगता है, लेकिन ज्यादातर हम क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर बाई की बात कर रहे हैं, प्रीपोजिशन बाई लगा देंगे। बाई लगाने के बाद में इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिख देंगे द चिल्ड्रन, बाई द चिल्ड्रन। और कहां पर, तो इन द प्लेग्राउंड। समझ पा रहे हैं बेटा। अगर पूरे रिवीजन की बात करें, अगर हम इस पूरे जो सेंटेंस को बताया गया, तो इसमें एक ही बात बताई गई कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हॉकी है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके हमने हॉकी को यहाँ पर आगे लिख दिया। और इसके बाद में जो ये सहायक क्रिया यहाँ पर लगी हुई थी, आर लगा हुआ था, इस आर को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर इज बीइंग बनाया, इसलिए क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय अभी जो मैंने टेबल बनाया था उसमें आप जाकर देखिए तो उसमें यही लिखा गया कि आर बदलेगा इज बीइंग में। इज एम आर रहेगा तो इज एम आर बीइंग में बदलेगा। अब यहाँ आर आया था, प्लूरल था, तो यहाँ पर लेकिन सिंगुलर है तो इज बीइंग लग जाएगा। प्लूरल होता तो आर बीइंग लगता, मतलब इसी में बदलेगा। यहाँ पर प्लेइंग थर्ड फॉर्म है तो हमने क्या कर दिया, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म था तो हमने क्या कर दिया, उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। दूसरी बात क्या है, जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था उसको हमने पैसिव वॉइस में बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिख दिया, और जो बचे हुए पार्ट थे सेंटेंस के, जो कॉम्प्लीमेंट्स थे या अदर वर्ड्स थे, उनको हमने पीछे लिख दिया। इस तरीके से हमारे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना। एक सेंटेंस और हम रिवीजन करते हैं, इसके बाद हमारी क्लास खत्म होगा। देखिए, द फार्मर has plowed his field। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सेंटेंस में काम किया है खेत को जोतने का, तो ये प्लाउ जो वर्ड है ये होगी वर्ब। क्या होगी बेटा, वर्ब होगी। अगर हम फार्मर की बात करेंगे तो ये बेटा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि जोतने का काम फार्मर ही कर रहा है, जो काम को करेगा वो सब्जेक्ट है। और क्या जोता जा रहा है, तो फील्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस इन्हीं तीनों पर डिपेंड होती है। इन्हीं तीन को अब अगर आप जान गए अच्छे से तो आप पैसिव बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है पैसिव सीखेंगे। देखिए क्या है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो हिज फील्ड है, आगे आ जाएगा हिज फील्ड। क्या आगे जाएगा, आगे हिज फील्ड, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और ये हमारा क्या बन रहा है, पैसिव वॉइस। अब हिज फील्ड हैज वाला बदलता है हैज बीन या हैव बीन में, तो यहाँ बदलेगा हैज बीन, चूंकि सिंगुलर है तो हैज बीन, है ना। हिज फील्ड हैज बीन प्लाउड, यहाँ पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में हम भी लगाएंगे वही थर्ड फॉर्म। हिज फील्ड हैज बीन प्लाउड, और इसके बाद में बाई, बाई लगाएंगे, जो सब्जेक्ट है उसको पीछे लगा करके क्या कर देंगे, द फार्मर ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे।
क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि बेटा आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार पूरे जो हमने आज सीखा है उसका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद में आते हैं क्लास को समाप्त करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि कलम से क्रांति का जो बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के जितने भी ग्रामर के पोर्शन हैं वो सभी सिखाए जाएंगे आप लोगों को। आते हैं टॉपिक पे। तो हमने बताया कि आप लोगों को क्या पढ़ने हैं, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटेक्स, सिंथेसिस और ये सारी चीजें। ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है इंटरचेंज ऑफ वॉइस, जो कि कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी में उपयोगी है। इसी के लिए हमने इसी टॉपिक को पहले शुरू किया ताकि सभी लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सके। इसके बाद में हम आते हैं इंटरचेंज ऑफ वॉइस, जिसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य को हम प्रोनाउंसिएट करते, उसका मतलब ही होता है प्रोनाउंसिएट करना। और हम अगर इसके थोड़े से शॉर्ट डेफिनेशन की बात करें तो वाक्य में कर्ता तथा कर्म की प्रधानता के अनुसार वॉइस को दो प्रकार में बांटा गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और अगर हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कृतवाच्य होता है। पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है, जिसे कर्मवाच्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर आगे हम देखेंगे तो ये हमारा एक सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में था, इसका हमने पैसिव बनाया। रमन इज कुकिंग फूड इन द किचन। तो हमने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, फूड है। फूड को हमने सब्जेक्ट बना करके आगे कर दिया। इसके अकॉर्डिंग हमने नई सह क्रिया इज बीइंग लगा दिया। थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है। बाई लिख करके हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके पीछे लिखा, बचे हुए पार्ट को पीछे लिख दिया गया सबसे लास्ट में। इस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हमें ध्यान में रहेगा तो कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आई बात कि ट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, यानी सकर्मक क्रियाओं का पैसिव बनता है, अकर्मक क्रियाओं का पैसिव नहीं बनता है। टेंस 8 हैं जिनका पैसिव बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर कंटीन्यूअस का बनता नहीं है। प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। इस तरीके से 3 2 3, इस तरीके से 8 हमारे ऐसे सेंटेंस हैं जिनका पैसिव बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड है। अगर आप इसको देखना चाहें तो इस तरीके से पैसिव हम बनाना चाहेंगे, किस टेंस का किस में कन्वर्ट होगा, ये हम एक कॉलम के माध्यम से समझ सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी प्लेइंग हॉकी इन द प्लेग्राउंड। हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन इन द प्लेग्राउंड। ये हमारा सेंटेंस था। फिर दूसरा सेंटेंस है, द फार्मर हैज प्लाउड हिज फील्ड, और यहां पर इसका पैसिव बना, हिज फील्ड हैज बीन प्लाउड बाय द फार्मर। इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये जो हमारा टॉपिक था वो समझ में आया होगा, और आगे ऐसे बने रहेंगे और आप लोग पढ़ते रहिए। इसी के साथ क्लास को आज समाप्त किया जाता है। थैंक यू फॉर क्लास।